नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुफ्त की बिजली, मुफ्त की गाड़ी, मुफ्त का राशन, मुफ्त का पानी। जी हां, कुछ इसी तरह हो रहे हैं चुनावी वादे जो सत्ता की चाबी की तरह इस्तेमाल भी होते हैं। मुफ्त की राजनीति का ये दाव बड़ा लोक लुभावन है, लेकिन इससे देश की आर्थिक सेहत भी खराब हो सकती है। ये चिंता देश के आला अफसरों ने जताई है। उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री के साथ बैठक करके ये समझाया है कि क्यों मुफ्त के ऐलानों की राजनीति लंबे समय में राज्य की वित्तीय सेहत के लिए ठीक नहीं है। इन अधिकारियों की फिक्र ये भी है कि अगर चुनाव जीतने के लिए ऐसे मुफ्त वाले ऐलान होते रहे तो जो हाल श्रीलंका का हुआ है, कहीं इन राज्यों का भी ना हो जाए। और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा कि चुनाव में मुफ्त के ऐलानों का क्या असर होता है और क्या वो सभी वादे पूरे किए जा सकते हैं या फिर सिर्फ चुनावी जुमले ही है। तो चलिए, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अरुण कुमार। प्रोफेसर जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जो लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, जो फ्री की डील दी जाती है चुनाव से सीधा पहले, क्या ये किसी तरह का आकलन करके, किसी तरह की कैलकुलेशन कर होती है या ये केवल वोटों के चक्कर में दिया जाता है? में दिया जाता है। और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में जब एक पार्टी प्रॉमिस करती है तो बाकियां भी करती हैं, लेकिन इसके पीछे एक और भी राज है। और वो ये है कि जब से सन 91 से हमने नई आर्थिक नीतियां अपनाई हैं तो असमानता भी बहुत बढ़ी है। जो गरीब आदमी है वो ये खतरे में है कि वो और गरीब हो जाएगा। और इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने 1987 से कहा है कि नई आर्थिक नीतियों के साथ साथ हमें एक सेफ्टी नेट चाहिए। सेफ्टी नेट का मतलब है कि जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब के लिए हमें प्रावधान करना चाहिए जिससे कि गरीब आदमी और गरीब ना हो जाए। और ये स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि 2015 से वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हमको तो मुफ्त में पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो डिमांड नहीं होगी। तो ये जो असमानता इतनी बढ़ी है, उसके चलते हुए मार्केट में डिमांड कम हो गई है और वो दुनिया भर में डिमांड कम हुई है। और इसीलिए जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात चली है कि सीधे सीधे लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए, नहीं तो डिमांड नहीं होगी। डिमांड नहीं होगी तो इंडस्ट्री ढंग से काम नहीं कर पाएगी, बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और वो जब कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो जो रोजगार और कम हो जाएगा। तो एक तरह से जो आज की स्थिति है जिसमें टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ी है कि वो लेबर इंटेंसिव की जगह कैपिटल इंटेंसिव हो गई है, लेबर को डिस्प्लेस कर रही है। जैसे कि अभी अमेरिका में जो है ऑटोनोमस कार्स और ऑटोनोमस ट्रक्स की बात चल रही है, तो करोड़ों जो ड्राइवर्स हैं उनकी नौकरी चली जाएगी। जैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है तो जो नेबरहुड स्टोर है वहां पे नौकरियां कम हो जा रही हैं। फिर उसी तरह बैंक है तो वहां पे आप एटीएम से और तरह तरह से आप जो अपना बिना बैंक जाए काम चला लेंगे इंटरनेट के द्वारा। तो बैंकों में नौकरियां कम हो गई हैं। तो इसकी वजह से जो ये परेशानी का दौर है वो हमारी टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है, वो हमारे जो जिस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ लिंक्ड है। तो ये जो फ्रीबीज की जो बात की जाती है वो एक तरह से सेफ्टी नेट डिवाइस है। अब सवाल ये है कि अगर हम नौकरियां पैदा करते होते तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती, और खासकर पैंडेमिक में तो नौकरी भी कम हो गई, तनख्वाह भी कम हो गई, तो उसके चलते हुए परेशानी का दौर और बढ़ गया। तो बाकी और जैसे उन्नत देश हैं वहां तो जिसकी जैसे अमेरिका में $75,000 से कम की आमदनी है तो उनको पैसा हाथ में दिया गया, छोटे बिजनेसेस हैं उनके हाथ में पैसा दिया गया जिससे कि बेरोजगारी ना बढ़े। पर हम लोग वो नहीं कर पाए हैं। तो हमारे यहाँ डायरेक्टली जैसे कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देना, गैस देना, ये सब हमने किया। तो इसके चलते हुए जब लोगों की कठिनाई बढ़ी है तो फिर इस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉमिस कर रही हैं कि हम ये कर देंगे, हम बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, 1,000 रुपया प्रति माह औरतों को दे देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हमारी जो आज की आर्थिक हालात हैं उनमें जो परेशानियां हैं जिससे कि गरीबी बहुत बढ़ गई है उसकी वजह से है। तो सही नीति तो ये होगी कि ये पैसा अगर हम रोजगार पैदा करने में लगाएं, जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, एक अर्बन गारंटी स्कीम हो जाए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तो इससे जो रोजगार पैदा होगा तो हमें फ्रीबीज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फ्रीबीज देना भी चाहते हैं प्रोफेसर साहब, तो भी कोई तो क्राइटेरिया होगा, उसके पीछे कोई तो तर्क होगा। तब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जो चिंता में आज अभी पॉलिटिकल पार्टीज अभी पड़ रही हैं? क्यों ना इसके लिए प्लानिंग पहले से की जाए। अगर ये तरीका हम अपनाएं तो इसका रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर हम इनको प्रोडक्टिव कामों में दें तो ये स्थिति इस तरह से खराब नहीं होती। अगर जैसे कि हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है,
है ना, शिक्षा में हम ज्यादा पैसा खर्च करें। अभी जैसे कि हमारा गोल रहा है सन 68 से, जबकि हमारी शिक्षा नीति आई कि 6% जीडीपी हमारा पब्लिक एजुकेशन पे खर्च हो, लेकिन कभी हमने 4% से ज्यादा नहीं खर्च किया। तो शिक्षा में बहुत रोजगार पैदा हो सकता है। फिर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने की जगह छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें। अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर, अब ये सारे मैकेनाइज्ड हो गए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े बुलडोजर, ट्रैक्टर्स, इनसे हम जब काम लेते हैं। तो पहले ऐसी सड़क वगैरह बनती थी तो सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे, अब 10 लोग भी नहीं काम करते वहां दिखते हैं। तो हमें अपनी नीतियां जो हैं वो लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। अब लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट में जैसे कि हमारा जो उद्योग है, तो उसमें माइक्रो सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। 99% जो हमारे यूनिट है एमएसएमई के, वो माइक्रो सेक्टर है, और वहां पे ही सब ज्यादा बेरोजगारी हो रही है, वहीं पे सब ज्यादा क्लोजर हुआ। तो उनकी तरफ अगर हम हाथ बढ़ाएं जिससे कि वो ना बंद हो, तो रोजगार पैदा होगा, तो फिर हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये हो कि अगर लोगों के हाथ में काम क्वालिटेटिव हो। फायदा पहुंचाने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बात जो मुझे आपसे समझनी है, ये चर्चा का आखिरी सवाल भी होगा, क्या वाकई फ्रीबीज की वजह से हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है? नहीं, हमारी श्रीलंका जैसी हालत तो नहीं होगी, क्योंकि श्रीलंका एक बहुत छोटा देश है, वो बहुत टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, और वो जो टी के एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, जो दोनों जो बहुत बड़ी तरह से पिट गए। फिर वहां पे कहा जा रहा है कि जो ये नई सरकार आई थी उसमें करप्शन बहुत ज्यादा है, तो ये एक खास वजह है। हमारी हालत वो नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, हमारा जो ये है टूरिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है। फ्रीबीज बिना सोचे समझे देने, हमारी ही नहीं, फ्रीबीज बिना सोचे समझे देने के चलते क्या हालत किसी भी देश की श्रीलंका जैसी हो सकती है? क्या यही एक वजह है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि वो एक स्पेसिफिक बहुत छोटा देश है, और वो बहुत कुछ लिमिटेड चीज पे डिपेंडेंट है, और उन्हीं चीज में क्राइसिस हुआ। हमारे यहाँ जो क्राइसिस है वो उस तरह का नहीं है जैसे वहां है। हमारे $630 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज के भंडार हैं, है ना, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इस समय अच्छा तेजी से चल रहा है। हालांकि इंपोर्ट भी बढ़ा है, लेकिन हमारा फॉरेन कैपिटल बहुत आया है। जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में जब आपने देखा, रिलायंस में, फेसबुक ने भी, गूगल ने, सबने इन्वेस्ट किया, तो इतना कैपिटल आया है पिछले 2 सालों में कि हमारे पास वो फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज नहीं है। उनके पास तो फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो गई कि डीजल भी नहीं मंगा पा रहे हैं, खाना भी नहीं मंगा पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए वहां की स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर हो गई। हमारी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारे पास खाने के भंडार हैं, हमारे पास तो अतिरिक्त भंडार है, तो वो स्थिति नहीं आएगी। लेकिन हाँ, पेट्रोल और डीजल की जो दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि ये दुनिया भर में जो बढ़ रहे हैं, और उस पर हमने टैक्स बहुत लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो फ्रीबीज का जो चुनावी दाव ये पॉलिटिकल पार्टियां खेलती हैं, पॉलिटिकल पार्टी खेलती हैं, ये कहीं ना कहीं भारी पड़ ना जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्वालिटेटिव फ़ायदा जो है वो जनता को पहुंचाने के पीछे प्लान करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने समय निकाला, इस खास पेशकश में आज आप शामिल हुए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले में, और एक मेगा मर्जर की बात करते हैं जो कि सुबह से ही हम देख रहे हैं चर्चा में है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC बैंक के मेगा मर्जर का ऐलान हुआ है। इस डील के तहत HDFC बैंक में HDFC की 41% हिस्सेदारी होगी, और बोर्ड की मीटिंग में HDFC को HDFC बैंक में विलय की मंजूरी दी गई। इस विलय में कंपनी के शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स भी शामिल होंगे। ये विलय अगले वित्त वर्ष की दूसरी या तीसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। मर्जर के ऐलान के बाद HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा है कि मर्जर से दोनों कंपनियों के ग्राहकों का काफी फायदा होगा। कंज्यूमर्स को तो फ़ायदा होगा, बिकॉज अभी हम एक जगह पे सब प्रोडक्ट्स दे सकते थे। हम पहले एक प्रोडक्ट का कंपनी है, कोई हमारे पास आता है हाउसिंग लोन के लिए, 6 साल भर दिया है, पीछे उसको गाड़ी के लिए लोन चाहिए, हम नहीं दे सकते, बैंक में जाना पड़ता है। अभी एक रूफ के अंदर हम सब लोन दे सकते हैं कंज्यूमर्स को। सो इट्स अ सीमलेस ऑपरेशन। अर्लियर हमारा एक प्रोडक्ट का कंपनी था, अभी जो बैंक बन जाएगी तो इट्स अ लॉजिकल एक्सटेंशन, बैंक ही होना चाहिए। ये स्केल हमारा बहुत बढ़ गया है, और RBI के इंटरनल वर्किंग रिपोर्ट में भी कहा है कि लार्ज NBFC शुड बिकम बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। हमारे पास एक बैंकिंग लाइसेंस था, तभी हमने सोचा कि हम हमारे बैंक से ही मर्ज कर लें। Both of us have been evaluating the pros and cons of a possible merger for mutual benefit of both institutions. The merger is coming together of equals.
customers of both HDFC and the bank will be the biggest beneficiaries. However, over the last few years, there have been certain regulatory changes for banks and NBFCs, which have considerably reduced the barriers for a potential merger. The last 3 years has seen a host of guidelines issued by RBI on harmonizing the regulation between banks and NBFCs. These have included guidelines such as large NBFCs should be converted into commercial banks, particularly those over 50,000 crore asset base. NPA classification, which was different before, Reserve Bank has now made the same NPA classification for NBFCs, housing finance and banks. एचडीएफसी बैंक के मर्जर के ऐलान के बाद एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ केकी मिस्ट्री से हमारी सहयोगी अंकुर मिश्रा ने खास बातचीत की है। आइए इस बातचीत के अंश आपको सुनाते हैं। What was the rationale behind this merger? What were the things which were kept in mind? Many things which were taken into account. From years we've been always contemplating that if we are a merged entity, it would be, it would smoothen the process of giving loans, and the synergies that would set in would be enormous. But in the past, when we examined it, we did not. It was not as lucrative as it is now. Several things have happened over the last few years. One is interest rates have come down. CRR SLR requirement has come down from 27% to 22%. Priority sector lending, now we have priority sector lending certificates. So, and many other things have happened. So there is a harmonization of the regulations which apply to housing finance companies with those that apply to a bank. So till what? And also, I would say that from our sense, the merger of the combined entity, it will be EPS accretive from day one. Yes, sir. So you said that it's been around 24 weeks till this merger was into the consideration. You were working on that. What was the trigger point? No, I don't think I said that it's 24 weeks that the merger was in thinking. We've been thinking of this for years and years, and we've been evaluating it from time to time. From 2020 onwards, interest rates have come down, and the various other factors which I talked about have happened. CRR SLR has come down. Priority sector lending requirement, now you can take these, you can purchase these priority lending certificates. So it's all these factors. सर, आपने शेयर होल्डर्स के लिए तो अनाउंसमेंट कर लिया है, जो कस्टमर्स हैं उनके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, वहां पर आपका क्या प्लान है? कस्टमर्स को तो सबको अभी सब प्रोडक्ट्स एक रूफ से मिल जाएगा, because a home loan customer will now be able to get all the banking products. Similarly, customers of the bank who don't have a mortgage product will be able to get a mortgage product. So cross-sell opportunities will be. सर, क्या कुछ रेट्स में भी फायदा होगा कस्टमर्स के लिए? वो तो अभी बोलना डिफिकल्ट है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक के मर्जर पर ज़्यादा बातचीत करते हैं। डिटेल्स देने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो पूजा, विलय की तमाम डिटेल्स हमको बताएं और साथ ही हमको ये जानकारी दें कि अब प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में नया बिग बॉस कौन होगा? असल में ये खबर तो पता ही थी कि ऐसा कुछ होना है, लेकिन आज जो अनाउंसमेंट हुई है वो काफ़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि टाइमिंग का नहीं किसी को अंदाज़ा था कि आज सुबह सुबह इस तरह की खबर आ जाएगी कि दोनों ही एचडीएफसी ट्विंस का मर्जर होने की खबर आज आ गई थी। तो इसमें शेयरधारकों को जो मिलेगा वो हम आपको बता देते हैं। पहले एचडीएफसी के 25 शेयर के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर दिए जाएंगे, और ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है ये 18 महीने में पूरा होता हुआ नज़र आएगा। और इसमें आरबीआई, सीसीआई, सेबी, एक्सचेंजेस, इन सब से मंजूरी मिलनी अभी भी बाकी। इनके अप्रूवल के बाद 18 महीने में ये पूरा जो मर्जर है ये पूरा होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद एचडीएफसी बैंक देश की बड़ी बैंक बन जाएगी। एसबीआई के बाद एसबीआई को कड़ा टक्कर देते हुए बैंक ये नज़र आएगी। और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक को ये भी कहा जा रहा है कि ग्राहकों को लो कॉस्ट फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा, और इस मर्जर के बाद में काफ़ी सारी सिनर्जीज भी क्रिएट होंगी, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड का एक बड़ा रियल एस्टेट बेस है, तो उसका भी फ़ायदा यहाँ पर एचडीएफसी को मिलता हुआ दिखाई देगा। अब इसके आफ्टर मैथ की अगर हम बात करें कि एचडीएफसी बैंक की ओवरऑल पिक्चर कैसी नज़र आएगी, तो हम आपको एक एक करके बता देते हैं। इसका जो मुनाफा होगा कंबाइंड एंटिटी का वो करीब 49 से 50 हज़ार करोड़ होने की बात की जा रही है। इसके अलावा
जो ब्रांचेस होंगे वो भी बढ़कर करीब 6,700 से 6,800 के बीच कंपनी के ब्रांचेस भी पहुंच जाएंगे, शाखाएं कुल। टोटल एसेट्स करीब 25 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने की बात की जा रही है कंबाइंड एंटिटी की। जो कुल एडवांसेस होंगे, वो जो बुक है वो भी करीब 20 लाख करोड़ के आसपास होने का अनुमान बताया जा रहा है। और इसके अलावा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगा इस मर्जर के बाद। और HDFC बैंक की जो CAR की सिचुएशन होगी वो करीब 19.8% होगी। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि इस मर्जर के बाद में FPIs का भी निवेश बढ़ने लगेगा और 7% का अतिरिक्त निवेश FPIs का बढ़ सकता है। तो काफ़ी सारे सिनर्जीज यहाँ पर क्रिएट होने की बात की जा रही है HDFC बैंक के लिए। बिल्कुल पूजा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल यहाँ पे उठता है कि अब प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की बात करें, तो नया बिग बॉस कौन होगा? ICICI बैंक से अगर तुलना करें कि जो कि निजी बैंकिंग स्पेस के दोनों ही टॉप प्लेयर्स हैं, HDFC बैंक और ICICI बैंक, तो एक काफ़ी बड़े मार्जिन से, काफ़ी बड़े डिफरेंस से हर एक पैमाने पर HDFC बैंक ICICI बैंक को लीड करेगा। और जैसा कि हम बता भी रहे थे कि अब बड़े सरकारी बैंक जो है SBI, अब सीधे सीधे HDFC बैंक उसको टक्कर देते हुए नजर आएगा। अगर निजी बैंक दोनों ही पेयर्स की बात करें, दोनों को कंपेयर करें, तो अगर मुनाफे पर हम नज़र डालें तो जैसा कि हम बता रहे थे कि HDFC बैंक मर्ज जब हो जाएगा तो उसका जो नया जो प्रॉफिटेबिलिटी होगा वो करीब 49 से 50 हज़ार हो जाएगा। वही ICICI बैंक के केस में अगर हम देखेंगे तो करंट जो Q3 के नंबर्स हैं वही उसी के बेसिस पर हमने नंबर्स आपको बता रहे हैं, तो वो करीब 6,090 करोड़ के आसपास की इस वक्त ICICI बैंक की पोजीशन है। ब्रांचेस के फ्रंट पर भी हम देखेंगे कि HDFC बैंक लीड ही करेगा, 6,700 के ऊपर ब्रांचेस पहुंच जाएंगे HDFC बैंक के। उसके सामने ICICI बैंक के 5,298 ब्रांचेस और शाखाएं हैं ICICI बैंक के केस में। टोटल एसेट में भी अभी तक HDFC बैंक पीछे था ICICI बैंक से, लेकिन इस मर्जर के बाद देखिए HDFC बैंक का 25 लाख करोड़, ICICI बैंक का 17 लाख करोड़ के आसपास ही रह जाएगा। एडवांसेस में तो क्लियरली लीड ले रहा है HDFC बैंक यहाँ पर, और उसके सामने ICICI बैंक देखिए 8 लाख करोड़ की एडवांसेस बुक इस वक्त दिखाई दे रही है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इंप्रूव होगी और बुक वैल्यू के फ्रंट पर भी देखिए HDFC बैंक की बुक वैल्यू 446, वहीं ICICI बैंक की 234 के आसपास है। तो हर एक पैरामीटर पे हमने कंपेयर करने की कोशिश की और हर जगह HDFC बैंक बिग बॉस बनकर और निजी बैंकिंग प्लेयर्स के स्पेस में हर पोजीशन पर लीड करता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया पूजा, विस्तार पूर्वक पूरी समझाइश हमें देने के लिए। लेकिन HDFC AMC के MD CEO और नवनीत मनोत ने मौजूद पर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा से खास बातचीत भी की है और नवनीत मनोत ने कहा है कि फिलहाल शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या कोई शेयर होल्डिंग जो आपकी पहले थी वो अब उसमें बदलाव होगा? आपके लिए क्या चेंज चाहिए? जहाँ तक मुझे ध्यान है उसमें बदलाव नहीं होगा। अभी हम लोग HDFC लिमिटेड की सब्सिडियरी हैं, हम मर्ज एंटिटी की सब्सिडियरी बन जाएंगे। ऑल ऑफ दिस ऑफ कोर्स एज चेयरमैन ऑफ बैंक मेंशन इज सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी अप्रूवल्स। सो जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनकी अप्रूवल से वो निर्धारित होगा। पर जहाँ तक मुझे ध्यान है जो हमारी शेयर होल्डिंग अभी HDFC लिमिटेड में है वो मर्ज एंटिटी में हो जाएगी। मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पर क्या कोई चेंज होने की संभावना है मर्जर के बाद? नहीं, इट्स टू अर्ली। मेरे ख्याल में जिस तरह से HDFC AMC हैज बीन रनिंग दैट वो चलता रहेगा। हम लोग एक बड़ी एंटिटी, एक बहुत स्ट्रॉन्गर एंटिटी, एक जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है ब्रांचेस का, उसके पार्ट बन जाएंगे। जी हाँ, अभी चूंकि मर्जर अनाउंस हुआ है और अभी इसमें 18 से 24 महीने लग सकते हैं जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया है रेगुलेटरी अप्रूवल्स की वजह। इस बीच में अगर कोई HDFC AMC का कस्टमर इस खबर को देख रहा है तो उसको किस तरीके से लेना चाहिए और आपकी क्या प्रिपरेशन है वहां पर? हम लोग तो वेल रेगुलेटेड एंटिटी हैं। जो HDFC लिमिटेड की सब्सिडियरी थी वो मर्ज एंटिटी की सब्सिडियरी बन जाएंगे। कस्टमर्स के लिए विल बी पार्ट ऑफ अ लार्जर एंटिटी, और जिस तरह से हम पिछले 20-21 वर्ष से निवेशकों की सेवा कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। HDFC AMC की बात करें तो पिछले कुछ महीने काफी अच्छे रहे हैं, जो कस्टमर्स जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट पेनिट्रेशन हुआ है। इनफैक्ट जो कयास लगाए जा रहे थे 2020 के बाद उसका जस्ट उल्टा हुआ है। अभी आप इसको यूक्रेन क्राइसिस के बाद किस तरीके से देखते हैं आगे के जो आने वाले क्वार्टर्स हैं, स्पेशली चूंकि अभी हम बस अप्रैल के शुरू में ही खड़े हैं?
तो हमारी जो पिछली एनुअल जनरल मीटिंग थी उसमें हमारे चेयरमैन श्री पारेख ने कहा था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अगले कई वर्षों में, और मुझे लगता है कि अभी भी पेनिट्रेशन बहुत कम है। सिर्फ 3 करोड़ निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं। अगर हम देखें जिन लोगों के पास पैन अकाउंट नंबर है, जिनका बैंक अकाउंट है, जिन लोगों के पास सेविंग्स है लेकिन और कोई इंस्ट्रूमेंट में जा रही है, तो अभी बहुत पेनिट्रेशन होना बाकी है। और हमारे लिए जब हम इस बड़ी एंटिटी के पार्ट बन जाएंगे तो हमारा जो मिशन है वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, हर भारतीय के लिए समृद्धि बढ़ाना, वो हमारे लिए और आसान होता जाएगा। ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से पता चला है कि आईडीएफसी लिमिटेड अपनी म्यूचुअल फंड कारोबार आईडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के विनिवेश प्रक्रिया की अंतिम चरण में है और जानकारी के मुताबिक बंधन बैंक आईडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के कारोबार को खरीद सकता है। पूरी जानकारी इस खबर को लेकर हमारे सहयोगी पंकज दे रहे हैं। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि आईडीएफसी लिमिटेड, जो कि आईडीएफसी म्यूचुअल फंड या एएमसी का बिजनेस रन करते हैं, वो एक बिजनेस है जो उन्होंने ब्लॉक पे रखा था। डाइवेस्टमेंट प्रोसेस सितंबर में स्टार्ट किया था और अब हमारे सूत्रों के अनुसार ये फाइनल लेग में आ चुका है। बंधन ग्रुप इसका टॉप कंटेंडर है। इन्वेस्को भी काफ़ी अग्रेसिव है, बट बंधन ग्रुप हमारे सूत्रों के अनुसार इज़ द टॉप कंटेंडर। 4,550 करोड़ का ये डील साइज हो सकता है और ये आफ्टर फ्रैंकलिन सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट डील पर्टिकुलरली रहेगा ये सेक्टर में। इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट जब ये डील अनाउंस होगी। हमारे सूत्रों के अनुसार सितंबर में ये स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे बिड्स आए थे और अब बंधन टॉप कंटेंडर है। अगर हम इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखें तो 1.2 लाख करोड़ है और उसमें से अबाउट 80-85,000 करोड़ फिक्स्ड इनकम से आता है और रिमेनिंग लिक्विड और इक्विटी में है। ये एक बड़ी डील ये सेक्टर में मानी जाएगी और बंधन ग्रुप को ऑलरेडी बैंकिंग एक्सपीरियंस। देखिए बिल्कुल, आप आज प्री ओपन से पहले ही एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की डील मर्जर की जो न्यूज आई उसके बाद एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, हमने 200 से ज्यादा पॉइंट्स का गैप अप देखा और 18,000 के ऊपर दिन भर बाजार सस्टेन करने में कामयाबी रहा और क्लोजिंग भी आपने 18,000 के ऊपर दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बुलिश ट्रिगर है। एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर आपको निफ्टी बैंक को बंद होते हुए दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में भी 1 पॉइंट तक आपको 1600 पॉइंट्स तक की तेजी दिन भर के दौरान में दिखाई दी। आज क्लियरली जो विनिंग स्टॉक्स है, जिन स्टॉक्स के हाथ में लीडरशिप थी पूरे दिन भर, उसमें एचडीएफसी काउंटर्स थे। एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी लिमिटेड हो या फिर एचडीएफसी लाइफ हो, ये टॉप गेनर्स निफ्टी के थे, टॉप गेनर्स एफएनओ के भी थे। और क्लियरली इस डील के चलते हमने देखा कि पूरा बैंकिंग सेंटिमेंट इस वक्त, बैंकिंग स्पेस के लिए सेंटिमेंट, बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस के लिए सेंटिमेंट ऊपर सुधरा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और काउंटर्स जिन्हें आज हमने ट्रैक किया जिनमें बिल्कुल क्लियरली आपको एक तरफा रैली दिखी, आप उसमें आप कुछ और काउंटर्स देखेंगे तो फर्टिलाइजर स्पेस से आपको चंबर फर्टिलाइजर जैसे काउंटर्स दिखे, शुगर काउंटर बलरामपुर चीनी जैसे काउंटर्स दिखे। अनएक्सेप्शनल मूव आपको इंडिया मार्ट जैसे काउंटर्स में 10% की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए, वहाँ दिखे। इसके अलावा डॉक्टर लालपत लैब्स हो या मेट्रोपोलिस हो, डॉक्टर लालपत वन ऑफ द एफएनओ गेनर भी रहा, वहाँ भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिली। गैस प्राइसेस हाइक का सेंटिमेंट हम पिछले कितने दिनों से गैस काउंटर्स में देख भी रहे हैं और आज भी आपको जीएसपीएल, गुजरात गैस, एमजीएल जैसे काउंटर, आईजीएल जैसे काउंटर्स में क्लियरली देखने को मिला। मेटल और एल्यूमिनियम पैक से भी आप बुलिश बेट्स यहाँ ले सकते हैं और एक्सपर्ट्स मान भी रहे हैं कि काउंटर्स लाइक टाटा स्टील, सेल, ये आपको और ऊपर के लेवल्स दिखाएंगे। एल्यूमिनियम प्राइसेस सर्ज के चलते आप नेशनल एल्यूमिनियम यानी नैल्को को देखें, वेदांता को देखें, वहाँ पर भी आपको तेज़ी इंटैक्ट दिखाई दे रही है। कुछ और मूव्स जो हमने कैप्चर किए जहाँ पर आपको एक बड़े मूव्स देखने को मिले, गुजरात एग्रोवेट जैसे काउंटर्स जहाँ पर 18-19% की तेज़ी के साथ मिड कैप स्पेस से लीडिंग बड़ा लीडरशिप दिखाते हुए ये काउंटर दिखाई दिया। तो क्लियरली आज एक बुलिश अंडरटोन था बाजार का, मोमेंटम शुरुआत से ही आपको तेज़ी का दिखाई दिया और हम क्लोजिंग भी आज दे रहे हैं 18,000 के ऊपर। तो एक क्लियर बुलिश साइन कि मार्केट में अब नेक्स्ट लेग ऑफ रन अप देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये तो रहा बाजार का पूरा राउंड अप, लेकिन बढ़ती कमोडिटी की कीमतों और सेमीकंडक्टर दिक्कतों के चलते टाटा मोटर्स आगे भी गाड़ियों के दाम बढ़ाएगी। हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्रा ने कहा कि अब तक हमने एक छोटा सा हिस्सा ही कंज्यूमर्स पर डाला है। प्राइस इंक्रीज जो इनपुट कॉस्ट है उसको लेकर कई बार प्राइस इंक्रीज अब तो पिछले 1-1.5 सालों में हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनपुट कॉस्ट जो है पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया जा सका है। क्या आपको लगता है एक और प्राइस इंक्रीज अक्रॉस इंडस्ट्री और टाटा मोटर्स दोनों में आ सकता है? देखिए, पिछले 2 वर्षों में अगर आप देखें तो करीब करीब
रेवेन्यू का 10% का कमोडिटी प्राइसेस में उछाल देखी गई है, और उसमें से हम लोगों ने एक फ्रैक्शन ही मार्केट को पास कर पाए हैं। तो पहले तो आप कमोडिटी प्राइस जैसे प्रेशियस मेटल या फिर स्टील प्राइसेस में हम लोग वृद्धि देख रहे थे, लेकिन सेमीकंडक्टर की क्राइसिस के कारण जो ऑटो इंडस्ट्री प्लेयर्स को ओपन मार्केट बाई करना पड़ रहा है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और आपको स्ट्रक्चरल करेक्शन भी देना पड़ रहा है कई सप्लायर्स को। तो इन चीज़ों के कारण प्रेशर जो प्राइसेस में है वो और बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते हैं अगली प्राइस इंक्रीज, ये कब लेंगे ये हम लोग सही समय पर बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ज़माना अब ऐप नहीं सुपर ऐप का आने वाला है, और इसी से जुड़ी एक खबर है कि 7 अप्रैल को टाटा सुपर ऐप लॉन्च कर सकता है। क्या है पूरी खबर, हमारी सहयोगी नयनतारा राय दे रही हैं। आप सबने अभी तक तो सुना होगा कि जो टाटा ग्रुप है वो एक सुपर ऐप को लॉन्च करना चाह रहे हैं जिसका नाम है टाटा न्यू। अब हमें सूत्रों से पता लगा है कि ये पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा 7 अप्रैल से। 6 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जहाँ इसको अनाउंस किया जाएगा। तो ये हमें अभी अपने सूत्रों से पता लगा। तो ये है सुपर ऐप जिसमें आपको सारी टाटा ग्रुप कंपनियों की एक ही जगह में आप गुड सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर टाइटन की घड़ियाँ हों या आईवेयर हो, ताज ग्रुप होटल से अगर आपको रिजर्वेशन करनी है या अपने पॉइंट्स को मोनेटाइज करने हैं, ट्रेंड से कपड़े खरीदने हैं, क्रोमा से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदनी है, जो भी हमें ये भी बताया जा रहा है कि बाद में जाके अगर आपको अपना टाटा स्काई का बिल पेमेंट करना है, कोई लोन लेना है, इलेक्ट्रिसिटी पानी वगैरह के लिए भी पेमेंट करनी है, वो सब ऐप से किया जा सकता है। इसीलिए उसको सुपर ऐप बोला जा रहा है। एक ऐप सबके लिए, एक बहुत बड़ा लॉयल्टी प्रोग्राम भी होगा उसमें। तो आप देखते रहिए ईटी नाउ। ये बड़ी खबर हमारे पास ही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि ये आईपीएल के अराउंड होगा, शायद 8 तारीख को, 7 तारीख को। अब कंफर्म हो चुका है 7 तारीख को पब्लिक के लिए डाउनलोड करने के लिए तैयार होगी ऐप। आगे बढ़ते हैं। मार्च महीने में आए ऑटो सेल्स के आंकड़े मारुति के लिए अच्छे रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ा है, साथ ही ईवी सेगमेंट को लेकर कंपनी का आउटलुक भी यहां पर बढ़ा है। मारुति कब तक अपनी ईवी लॉन्च करेगी, इन मुद्दों पर मारुति सुजुकी के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव ने हमसे खास बातचीत की। तो पूरे साल में हमने एक्सपोर्ट्स की 2,38,400 गाड़ियां, जो कि किसी भी साल में सबसे ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। और ऑल्सो अगर आप डोमेस्टिक सेल में देखें तो पूरे साल, अगर पूरे साल का हम जिक्र करें तो करीब 13,31,000 हमने गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल यही आंकड़ा जो है 12.93 लाख था, तो जिसमें 4%, 3.5% के करीब इजाफा हुआ है। सो इन दैट सेंस इट इज गुड। लेकिन मैं आपको डोमेस्टिक मार्केट के स्पेशली ये बताना चाहूँगा कि अगर इंडस्ट्री की आप वो देखें, आंकड़े देखें, तो पूरी इंडस्ट्री में करीब 30,70,000 गाड़ी बिकी हैं। यही अगर लास्ट ईयर का आंकड़े देखें तो 27,11,000 था। यानी इंडस्ट्री की में जो इजाफा हुआ है वो 13.2% का हुआ है। आज नीति आयोग की अहम बैठक हुई है जिसमें नई पीएसई पॉलिसी पर चर्चा हुई है। साथ ही नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में किस तरह से विनिवेश को बढ़ाया जाएगा, इस पर भी बातचीत की गई है। आखिर क्या कुछ खास निकल कर आया है इस बैठक में से, सहयोगी प्रकाश प्रियादर्शी आपको सारी डिटेल्स दे रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से नीति आयोग ने न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी जो है उस पर एक काफी अहम बैठक की है। ये बैठक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज यानी कि डीपीई के साथ की गई है, जिसमें 2 अहम मसलों पर चर्चा की गई है। सबसे पहला तो ये कि नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर के तहत आने वाली जो कंपनियां हैं, जो कि जिसका कि न्यू पीएसई पॉलिसी में जिक्र किया गया है, उसके विनिवेश की रफ्तार को तेज करना है। लिहाजा उसकी पहचान कैसे की जाए, उसका क्या क्राइटेरिया हो, उस पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ जो एक दूसरा अहम मसला था वो ये था कि वैसी कंपनियां जो कि नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में हैं लेकिन उनकी माली हालत बेहद खराब है, जिनमें रिवाइवल के चांसेस बेहद कम लग रहे हैं, उसको बंद करने का विकल्प भी रहेगा। लिहाजा डीपीई ने वैसी कंपनियों को बंद करने के लिए जो गाइडलाइंस तैयार की है उस पर भी चर्चा की गई है, उससे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि उन कंपनियों की पहचान की जाएगी जिनको कि रिवाइव करना है या फिर
जिनका कि विनिवेश करना है, और साथ ही साथ उन कंपनियों की भी पहचान की जाएगी जिनको कि बंद करना है, और फिर ये जो लिस्ट है वो CGD यानी कि कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसको भेजा जाएगा, और फिर आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो जाहिर तौर पर विनिवेश के मोर्चे पर देखें तो एक डेवलपमेंट है जिसमें कि नीति आयोग ने अगली तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। अब ट्विटर में भी एलन मस्क की हिस्सेदारी हो गई है। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी खरीदी है। वहीं इस खबर के बाद ट्विटर का शेयर 16% चढ़ा है। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक एलन मस्क 10 फरवरी 2022 को ही ये डील उन्होंने कर ली थी। आपको बता दें कि इससे पहले मस्क एक खुद की माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म लाने पर भी विचार कर रहे थे, लेकिन अब मस्क खुद ही ट्विटर के हिस्सेदार बन गए हैं। बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड ऑयल मार्केट में क्या एक्शन फिलहाल चल रहा है, पूरा अपडेट हमारे सहयोगी विश्व मोहन दे रहे हैं। कच्चे तेल की बात करें तो आज काफ़ी उतार चढ़ाव है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 13% से ज़्यादा कच्चे तेल के दाम टूट गए थे और आज करीब करीब 1% की गिरावट है। ब्रेंट अब गिरकर $103 के आसपास आ चुका है। क्रूड में नरमी की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएस अपने सहयोगी देशों के साथ रिजर्व के जरिए सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अगले 6 महीने तक रूस अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व के जरिए 10 लाख बैरल रोजाना क्रूड की सप्लाई बढ़ाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज की जो बैठक हुई वहाँ पर भी इस बात के फैसले हुए जो भी सहयोगी देश और मेंबर्स हैं वो अपने रिजर्व से ऑयल जारी करें। दूसरी तरफ हाउती और सऊदी के बीच में 7 सालों से जो ये तनाव चल रहा था उस पर अब युद्ध विराम लगाने को लेकर आपस में सहमति बन गई है। यूएन की पहल के बाद 2 महीने तक युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी है। तो एक अच्छी खबर है कि खाड़ी देशों में जो सप्लाई सामान्य हो सकती है। तीसरी खबर ये है कि चाइना में जो लॉकडाउन चल रहा है उससे वहाँ के मिनिस्टर्स का बयान आया है कि 20% तक क्रूड की मांग कम हो सकती है, ट्रैफिक 20% कम हो सकती है, वहीं एयर ट्रैफिक करीब 55% कम होने की संभावना है। तो ये एक ऐसी खबर है जहाँ से चीन जैसे बड़े कंज्यूमर देश से डिमांड घटने की आशंका है। हालांकि सप्लाई को लेकर चिंता अब रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसको लेकर है और जिस तरह से नए सैंक्शन लगातार यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूएस की तरफ से लगाया जा रहा है वो एक चिंता का विषय है। बाकी ज़्यादातर जितने भी फंडामेंटल्स क्रूड को लेकर आ रहे हैं वो कमज़ोरी के ही हैं। जी। और अब बात भारत के पड़ोसी देशों की जो इस वक्त मुसीबत में है और उनकी मुसीबत का भारत पर क्या असर पड़ेगा, देखते हैं स्वदेश विशेष में। भारत के पड़ोसी संकट में हैं, कहीं राजनीतिक हालात खराब हैं, कहीं आर्थिक हालात, कहीं अंदरूनी कलह है तो कहीं बाहरी ताकतों का संकट। श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार समेत तमाम पड़ोसी परेशान हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत को क्या करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले नज़र श्रीलंका के हालात और हालातों की वजह पर। श्रीलंका इस वक्त अपनी सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि यहाँ के लोग रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी नहीं खरीद पा रहे हैं। एक प्याली चाय की कीमत 100 रुपए हो चुकी है। पेट्रोल के दाम 330 रुपए प्रति लीटर, चावल 300 रुपए प्रति किलो, चीनी 300 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो चुकी है। एक अंडे के लिए उन्हें 35 से 40 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। भारत और श्रीलंका को करीब आसपास ही अंग्रेजों से आजादी मिली थी। 1948 में ब्रिटेन से आजाद हुए श्रीलंका की हालत कितनी खराब है इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70% से भी ज्यादा घट गया है। फरवरी तक श्रीलंका के पास सिर्फ $2.4 बिलियन का फॉरेन रिजर्व था, लेकिन इसमें से भी $1 बिलियन से भी कम पैसा कर्ज चुकाने के लिए है। श्रीलंका पर फरवरी तक $12.5 बिलियन का कर्ज था, जबकि इस साल तक $7 बिलियन का कर्ज चुकाना है, जिसमें $4 बिलियन IMF का ही लोन है। बाकी श्रीलंका ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन और जापान से लोन ले रखा है। दूसरी ओर श्रीलंका की करेंसी भी 50% तक टूट चुकी है। $1 के मुकाबले श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू $295 तक गिर चुकी है। श्रीलंका पर उसकी GDP का 11% तक कर्ज है।
जब आपका पड़ोसी परेशान हो तो इसका असर आप पर भी पड़ता ही है। श्रीलंका सिर्फ हमारा पड़ोसी ही नहीं बल्कि हिंद महासागर में उसकी मौजूदगी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। यानी श्रीलंका में जो कुछ भी हो रहा है उसका भारत पर अच्छा और बुरा दोनों तरह से प्रभाव पड़ सकता है। श्रीलंका में इस समय फाइनेंशियल ट्रबल है और आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह की दिक्कत है। खैर उससे पहले हम आपको ये बता दें कि श्रीलंका और भारत का व्यापार का रिश्ता भी है और वैसे भारत के हिसाब से श्रीलंका को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो करीब करीब उससे 4 गुना करते हैं। मैं आपको सारे आंकड़े एक एक करके बताता हूँ। पहले आते हैं जरा श्रीलंका और भारत के कुल मिला के एक्सपोर्ट्स पर। भारत की तरफ से जो श्रीलंका को एक्सपोर्ट्स किया जाता है वो करीब 33,000 करोड़ रुपये का है और श्रीलंका जो भारत को एक्सपोर्ट करता है वो करीब 6,000 करोड़ रुपये का है। इसलिए अगर श्रीलंका में कोई प्रॉब्लम होगी तो भारत दोनों तरफ से मुश्किल में भी रह सकता है। पहला उसका एक्सपोर्ट्स का बड़ा फ्रंट है जो कि 33,000 करोड़ का और जो इंपोर्ट जो श्रीलंका से आता है माल वो भी रुक जाएगा। खैर इसके फायदे और नुकसान दोनों एक आपकी मैं स्क्रीन पर आपको लेके दिखाऊंगा। पहला आते हैं हम कि श्रीलंका क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। श्रीलंका की जो टोटल एक्सपोर्ट्स की बास्केट है उसमें वो 48% तो कपड़ों को एक्सपोर्ट करता है जो कि भारत में भी काफ़ी हद तक आते हैं। तो भारत में अगर जो श्रीलंका का सस्ता कपड़ा नहीं आएगा तो भारत में हल्का अब एक डेफिसिट हो सकता है। दूसरा चाय भी करीब 9% के आसपास श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है अपने टोटल बास्केट में से। तो अगर आप इसको फ़ायदा और नुकसान दोनों के तौर पर देखना चाहते हैं देख सकते हैं, क्योंकि अगर भारत में भी उसकी चाय इंपोर्ट हम करते हैं तो एक तो भारत में चाय के डेफिसिट हो सकता है, लेकिन भारत की चाय कंपनीज़ को एक बड़ा रूम मिल जाएगा क्योंकि उसके एक्सपोर्ट में ये इंपॉर्टेंस रखता है। आगे आते हैं रबड़। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा दक्षिण भारत और श्रीलंका का वातावरण एक जैसा ही है, इसलिए जो रबड़ के प्राइजेज हैं, रबड़ की जो मांग होती है वो इन दोनों देशों से काफ़ी अच्छी है। अब श्रीलंका विश्व भर में जो एक्सपोर्ट करता है वो अपने टोटल बास्केट का करीब 9% के आसपास करता है। अगर वो रुक जाएगा तो भारत की रबड़ कंपनीज को वहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। बात सिर्फ व्यापार और कारोबार तक सीमित रहती तो इसमें कहीं न कहीं भारत अपना फायदा जरूर देख सकता है, लेकिन श्रीलंका की क्राइसिस पर ड्रैगन की भी नजर है। श्रीलंकाई आर्थिक संकट के पीछे एक बड़ी वजह चीन का पिछले 2 दशकों में वहां किया गया निवेश है। चीन ने श्रीलंका को खूब कर्ज बांटा। 2021-22 में कोलंबो की चीन को देनदारी $2 बिलियन थी। हबनटोटा पोर्ट पहले ही चीन को 99 साल के लिए लीज पर दिया जा चुका है। इस मुश्किल की घड़ी में चीन ने श्रीलंका को ठेंगा दिखा दिया है। श्रीलंका ने दिसंबर 2021 में चीन से मदद मांगी थी मगर उसने नहीं दी। श्रीलंका ने अपनी लचर अर्थव्यवस्था का हवाला देकर चीन से कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग करने को कहा तो चीन ने उसकी तकलीफ को घड़ियाली आंसू करार दे दिया। इसके ठीक उलट श्रीलंका की आर्थिक हालात में अपना नफा नुकसान देखने की बजाय भारत पड़ोसी धर्म निभा रहा है। भारत ने बीते शनिवार को $50 करोड़ के कर्ज के तहत 40,000 मीट्रिक टन डीजल श्रीलंका भेजा ताकि वहां के पेट्रोल पंपों को ईंधन मिल सके। भारत ने श्रीलंका को बीते 50 दिनों में 2 लाख मीट्रिक टन ईंधन की सप्लाई की है। इसके अलावा भारत ने पहले 40,000 टन चावल की खेप श्रीलंका को भेजी है। भारत इस साल श्रीलंका को 3 लाख टन चावल और भेजेगा। साथ ही भारत $1 करोड़ की जरूरी दवाओं की मदद भी भेजने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अब भारत के सामने दो चुनौतियां हैं। एक तो पड़ोसी की मदद करना ताकि उसकी इकोनॉमी वापस पटरी पर लौट सके और दूसरा ड्रैगन के खतरनाक इरादों पर नजर रखना। पीटी नाउ स्वदेश। चलिए पहले श्रीलंका के मुद्दे बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। जे सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं और मदन सबनविस जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। मदन सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा और इस बारे में जानकारी लेना चाहूँगा, आखिर ये सब हुआ कैसे श्रीलंका में? क्या हालात बने ऐसे कि अब जो इकोनॉमिक संकट है वो इस कदर आ चुका है अब उस देश में? हमेशा हम लोग बोलते रहते हैं कि इकोनॉमिस्ट की दैट वी नीड टू कंट्रोल थिंग्स लाइक फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन और इन्फ्लेशन। आज भी अगर हम भारत में देखेंगे, हम क्यों इतना बात कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बिकॉज हायर इन्फ्लेशन इज समथिंग विच इज ऑलवेज डेट्रीमेंटल फॉर द इकोनॉमी। वैसे ही जैसे श्रीलंका का इकोनॉमी अगर हम देखेंगे, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सेक्टर, और जब उनका फॉरेक्स रिजर्व्स एडिक्वेट नहीं है, देन एनी काइंड ऑफ अ शॉक जो ऐसे देख रहे हैं कि जब ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई है, आई थिंक दे टेंड टू गेट अफेक्टेड मोर सीवियरली। तो इसी कारणवश आई थिंक 2 थिंग्स
थिंग्स व्हिच ऑलवेज वी हैव टू लुक एट। और तीसरा ये भी कारण है कि जब इंडिया में हम आत्मनिर्भर के बारे में बात करते हैं, वी ऑल्सो नीड टू बी मोर सेल्फ सफिशिएंट। ये प्रॉब्ली डज नॉट होल्ड फॉर इंडिया, बट फॉर स्मॉलर नेशंस जब ज्यादा डिपेंडेंस होता है वर्ल्ड इकोनॉमी पे, जो भी वर्ल्ड इकोनॉमी में होता है, दैट टेंड्स टू इम्पैक्ट यू मोर देन इन केस यू आर थिंग। सो आई थिंक इंडिया का ये एडवांटेज है, हम डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी ज्यादा है, इन्फ्लेशन इज डेफिनेटली राइजिंग, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो खतरनाक इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो आई थिंक वी आर डेफिनेटली बेटर ऑफ। सो संक्षिप्त में अगर मैं ये बताना है, वी कैन से बिकॉज ऑफ वीक एक्सटर्नल सिचुएशन एंड हाई इन्फ्लेशन becomes because of monetary management has not been good enough. That's why इसलिए ये स्थिति पहुंच गई है। जी सर, आपके पास आना चाहूँगा, डिफेंस के नज़रिए से हिंदुस्तान के लिए श्रीलंका की हालत को किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, अगर सबसे पहले जो चाइना है उसकी पॉलिसी देखें तो उनकी पॉलिसी जो है वो डेट एंड ट्रैप होती है। उसने ये जो हमारा श्रीलंका है पड़ोसी, ये पहला देश नहीं है, उसने कई देशों को पहले अपने डेट में लिया, जैसे कि पाकिस्तान भी उसमें आता है, और दूसरे छोटे देश जैसे बांग्लादेश है उसके ऊपर नजर है उसकी, श्रीलंका है, और भी कई देश हैं जिसको हड़पना चाहता है। तो उसकी ये जो पॉलिसी है कि पहले डेट के अंदर डालना, फिर उसके ऊपर कब्जा कर लेना। अगर श्रीलंका की ज्योग्राफिकल पोजीशन को देखें तो वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे अरेबियन सी के अंदर बिल्कुल सेंट्रल है। तो उसकी नज़र वहाँ पे, जैसे हमने पहले बात कर रहे थे कि जो हमचंद टोटा जो उसकी पोर्ट है उसको 99 इयर्स के लिए पहले लीज पे ले लिया है, और अभी वो उसको खाली नहीं करने वाला। उसने पहले ही अपनी कई नेवल शिप्स, उनकी सबमरीन्स जो है वो वहाँ पे रेगुलर जो है विजिट करती हैं, कि सबमरीन्स आती हैं वहाँ पे, उनके शिप आते हैं। तो अगर सब चीज़ों को जोड़ के देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और जियोग्राफिक स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी यहाँ पे एंट्री जो है वो बहुत ही चिंता का विषय है। और साथ में उसने जिसको हम कहते हैं कि एक वो अपनी पर्ल एक स्ट्रिंग बनानी चाहता है, सभी देशों को जोड़कर अपनी, जैसे हम जानते हैं कि सी पैक उसका है, वन बेल्ट वन रोड का जो उसका है, वो भी एक मकसद है। तो व्यापार के तौर पे इसका काफी जिसे कहते हैं कि जोर है, और हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी देखी जाए तो वो बहुत ही दुनिया के अंदर अब वेल इंटीग्रेटेड है। मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया की जो अपनी इकोनॉमी है उसके साथ चाइना की बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है, चाहे इंडिया हो चाहे कोई और देश भी। जी सर, अगर पाकिस्तान की बात हुई है तो एक नज़र पाकिस्तान पर भी डाल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की भी हालत ख़राब है, सियासी संकट परवान पर है और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। एक नज़र पाकिस्तान के भीतर मचे घमासान पर भी डाल लेते हैं। सारी कौम के सामने ये एक गद्दारी हो रही थी, गद्दार बैठे हुए थे और साजिश हो रही थी। इमरान की गुगली, अविश्वास प्रस्ताव आउट। जो नुकात उठाए वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद। इमरान ने किए एक तीर से दो शिकार। एक फॉरेन एजेंडा था, और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है। विपक्ष के नेताओं पर बरसे इमरान के सांसद। जूतियां दिखाकर विपक्ष पर भड़की महिला सांसद। इमरान के दाव से विपक्ष हैरान। आखिरी मौके पे
स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है, पाकिस्तान का आईन तुड़वाया गया है। कहते थे कि हम बड़े प्लेयर हैं, मैं आखिरी बॉल तक खेलता हूँ। ये खेलते हो आखिरी बॉल तक कि हारे हो तो पिच उखेड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इमरान के विरोधी, अरमानों पर पानी, धरने पर नेता। आधी नहीं मिल रही, वो अंदर रो रहे, पैसे मांग रहे। आपने एडवांस दिया था, अब अपोजिशन पूरी पेमेंट नहीं दे रही, अब अंदर झगड़ा चल रहा है, इसलिए लोग क्या बैठे हैं। पाकिस्तानी संसद में लोकतंत्र की धज्जियां। अगर आपको कोई डर नहीं है, अगर आपके मुताबिक आप जीतने वाले हैं, अगर आपके पास अक्सरियत है, तो जाने दें मीडिया को अंदर। पाकिस्तानी संसद में कोहराम, महंगाई से परेशान पाकिस्तान की आवाम। लोगों के काम काज नहीं है, गरीब आदमी क्या करेगा? अपना सब कुछ बेच कर गए, ये भागे हुए हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं और ना मुल्क का सोच रहे हैं ना आवाम का सोच रहे हैं। महंगाई बहुत हद से ज्यादा बढ़ गई है। सब कुछ महंगा है जी, कीमा महंगा है, गोश्त महंगा है। पड़ोसी परेशान, हिंदुस्तान का नफा या नुकसान। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए बात करेंगे पाकिस्तान के हालात की। जे सर आपके पास फिर से आना चाहूँगा मैं। अगर हम पाकिस्तान के इस समय सियासी हालात को देखें, वैसे तो पाकिस्तान में 5 साल तक कोई भी सरकार चली नहीं है, 4 साल ही सरकारें चली हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पर अब इस उठा पटक में हिंदुस्तान को किस तरीके से नज़र बना के रखनी होगी? देखिए, हमें बहुत ही इसके अंदर अलर्ट और सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा माहौल पैदा होता है जिसके अंदर वायलेंस होती है और बहुत ही एक जिसे कहते हैं इंस्टेबिलिटी हो जाती है, तो उसका जो स्पिल ओवर है वो हमारी तरफ जरूर पड़ता है। और मैं तो ये एक बात तो साफ करूंगा कि हमारी जो सिक्योरिटी ग्रिड है LOC के साथ और पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, वो बहुत ही मजबूत है, क्योंकि हमारा कई सालों का ये एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान में कभी भी कुछ हो सकता है। मैं मदन सर के पास यहाँ पर आना चाहूँगा। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर दोनों चीज़ों का देखें सर, जो श्रीलंका में हो रहा है और जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसका हिंदुस्तान पे कितना असर पड़ेगा? जो ट्रेड है उस पर, और जनरली जो इकोनॉमिक वहाँ का जो असर है उसको, वो हिंदुस्तान पे किस तरह का असर पड़ेगा वहाँ पर, और हिंदुस्तान को क्या भूमिका निभानी चाहिए दोनों जगहों पर? अगर हम ट्रेड देखेंगे, दे विल डेफिनेटली बी एन एडवांटेज फॉर इंडिया। जैसे कि अगर एक्सपोर्ट्स के मार्केट में देखेंगे, देयर इज कंपटीशन, स्पेशली जैसे आपने शुरू में बताया कि टेक्सटाइल्स में वी आर कंपीटिंग विद पाकिस्तान एंड लंका। जबकि वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, दूसरी जगह में इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस। जरूर ऐसा ये फायदा उठाने के लिए आई थिंक वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। और सरकार ने भी काफी इंसेंटिव दिए हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी गुड इन 21-22, तो यही मौका लेना चाहिए एंड वील बी एबल टू पुश फॉरवर्ड आवर एक्सपोर्ट्स। दो ये भी याद रखना चाहिए कि लंका में ऑल्सो बी डेस्परेट टू डू द सेम थिंग्स, और प्राइस का अंडरकटिंग भी हो सकता है, और उनको वो प्राइस एडवांटेज भी मिला है क्योंकि उनका करेंसी, जो आपने शुरू में फिर से बताया कि इट हैज डिप्रिशिएटेड मोर देन द इंडियन रुपी, पर वहां पे हम देखते हैं कि दे विल बी एन एडवांटेज। और दूसरी तरफ से एज अ नेबर, आई थिंक जो भी हेल्प आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट इज गिविंग टू लंका, आई थिंक दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि we are all neighbors after all, and I think any kind of help which is being provided, both monetary as well as in terms of food articles, I think that will help Lanka in the short run. लेकिन I think in the medium term there have to be reforms in Lanka, और जैसे ये situation को हम compare कर सकते हैं कि 1991 में जब India also ran into a similar kind of a problem, it wasn't this dire. But definitely we also did face a similar situation, but we had gone to the IMF and taken relief. So मेरे ख्याल में श्रीलंका भी ऐसे ही कुछ पैकेज के लिए IMF या ADB को फिर से अप्रोच करेंगे। तो पाकिस्तान में सियासी ड्रामा कंटिन्यू है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने केयरटेकर पीएम मिलने तक इमरान खान को पीएम के पद पर बने रहने के लिए कहा था, लेकिन अब इमरान ने खुद ही केयरटेकर पीएम चुन लिया है और इमरान ने पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को कार्यवाहक पीएम नॉमिनेट किया है। इमरान की पार्टी के नेता
फवाद हुसैन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और इसमें कहा गया है कि इमरान ने इसकी जानकारी राष्ट्रपति को दे दी है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब कल तक के लिए टल गई है। विपक्ष ने मामले की सुनवाई फुल बेंच से कराने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की मांग को ठुकरा दिया। जोमैटो स्विगी के खिलाफ कंपटीशन कमीशन ने जांच के आदेश दिए हैं। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करके बिजनेस करने का आरोप है। पूरी खबर आइए समझते हैं हमारे संवाददाता अभिमन्यु से। अभिमन्यु, बताएं ताज़ा अपडेट इस पूरे मामले में क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से जोमैटो और स्विगी के लिए एक बड़ा झटका है। सीसीआई के डायरेक्टर जनरल को एक इन्वेस्टिगेशन करने को कहा गया है अगले 60 दिन में, और सीसीआई द्वारा दिए गए आदेश में एक प्राइमा फेसाई केस बनाया गया है स्विगी और जोमैटो के कंडक्ट के संबंध में, जिसमें कंप्लेंट के अनुसार इनके ऊपर डिलेड पेमेंट साइकिल, इम्पोजिशन ऑफ वन साइडेड क्लॉजेस और एक्सॉर्बिटेंट कमीशन के आरोप लगाए गए थे। ये देखने वाली बात होगी कि दोनों बड़ी टेक कंपनियां क्या जवाब देने वाली हैं सीसीआई के समक्ष और इसके बाद क्या कार्यवाही होने वाली है। सीसीआई ने अपने आदेश में यह साफ किया कि प्रोसीडिंग्स जो इस वक्त तक चल रही थी उसमें कॉन्फिडेंशियल और नॉन कॉन्फिडेंशियल दोनों ही इंफॉर्मेशन फाइल की गई थी और दोनों कंपनियों ने इस बात की दरख्वास्त की थी कि कुछ इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि डायरेक्टर जनरल इस प्रोब के चलते किस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और किसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते, और अगर कोई गोपनीय बात पब्लिक डोमेन में आती है तो जाहिर बात है दोनों ही कंपनियों के लिए वह एक झटके की बात होगी। ये देखने वाली बात होगी क्या रिस्पॉन्स आगे फाइल किया जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेशन पहले ही दोनों कंपनियों ने कमीशन के समक्ष भी दी है और पब्लिक डोमेन में भी रखी हुई है। लेकिन जो गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, अगर उसे उजागर किया जाता है तो ये कंपनियों के लिए एक एक्सप्लेन करने वाला मसला हो सकता है, ना सिर्फ सीसीआई के समक्ष बल्कि तब भी अगर ये मामला आगे किसी न्यायालय या कोर्ट के समक्ष जाता है। शुक्रिया अभिमन्यु। हम आगे बढ़ते हैं। अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की। महायुद्ध को खत्म करने के लिए आज एक बार फिर दोनों देशों के बीच अहम बातचीत हो सकती है। इस जंग को आज 40 दिन हो गए हैं। जंग के मैदान से तबाही की तस्वीरों के आने का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये युद्ध की कड़वी हकीकत है। ये मासूमों के साथ सबसे बड़ी बेरहमी है। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक युद्ध विराम को लेकर कोई ठोस बात नहीं हो सकी है। इस बीच जो तस्वीरें यूक्रेन के शहरों से सामने आ रही हैं, वो डराने वाली हैं। यह तस्वीर यूक्रेन के बुका की है, जहां रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ बड़ी संख्या में आम नागरिकों के शव मिले हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया है इस नरसंहार को रूसी सेना ने अंजाम दिया है। यहाँ कई शवों के सिर पर गोली के निशान हैं। कुछ लोगों के हाथ भी पीछे से बंधे मिले। यूक्रेन का कहना है रूसी सैनिकों के जरिए गंभीर युद्ध अपराधों को अंजाम दिया गया है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इसकी जमकर निंदा हो रही है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने इस कथित युद्ध अपराध की निंदा की है। इस बीच आज एक बार फिर इस महायुद्ध को खत्म करने की कोशिश होगी। दोनों देश आज फिर वार्ता करेंगे। ये वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दुनिया भर की निगाहें रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली इस वार्ता पर है, क्योंकि अब तक हुई सभी वार्ता सिफर ही साबित हुई हैं। ऐसे में सभी को आज की वार्ता से काफी उम्मीदें हैं। चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।